Bismillahirrahmanirrahim. I am here to present the presentation of Organic Chemistry, course instructor Dr. Atif Altaf. My name is Friha Saleem, roll number 5006. My topic of presentation is resonance and its rules. Resonance. So resonance की definition है the different pairing schemes of valence electrons of atoms is called resonance and structures are called resonance structures. So इलेक्ट्रॉन जो है जब बॉन्ड बनाता है तो वो हमेशा पेयर में ही होता है, तो उसका पेयर में होना जो है वो ज़रूरी होता है बॉन्डिंग के लिए. तो जो पेयरिंग स्कीम्स होती हैं डिफरेंट कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए जो जो स्कीम्स यूज़ की जाती हैं उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, और जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके नतीजे में उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. सो सेकंड डेफिनेशन है इसकी, when two or more than two living structures written for a compound then these structures are called resonance structures. जब दो या दो से ज़्यादा जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर्स किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिखे जाएं तो उसको उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और ये फिनोमिना कहलाता है रेजोनेंस. और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का. मीन्स के जब जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन के बाद जो है वो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है. एंड रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल हेडेड एरो. इसकी एग्जांपल जो है वो बेंजीन की है, और बेंजीन की जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो 5 हैं. फर्स्ट और सेकंड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि कैक्यूल जो है वो एक साइंसदान था, उन्होंने दिए थे ये स्ट्रक्चर्स, और इसी तरीके से डीवर्स ने दिए थे जो स्ट्रक्चर्स, तो उनको डीवर स्ट्रक्चर्स कहते हैं. सो इन दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स की 1 और 2 जो यहाँ पे फिगर में है, तो वो उनकी कंट्रीब्यूशन 39% है टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जबकि 3, 4 और 5 जो डीवर्स के स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 7.3% है. ये जो कंट्रीब्यूशन जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने की तरफ डीवर्स के स्ट्रक्चर्स की वो कम क्यों है? क्योंकि इनके कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इतनी बॉन्ड लेंथ पॉसिबल ही नहीं है, और इस वजह से इनकी जो कंट्रीब्यूशन है एक्चुअल स्ट्रक्चर्स की तरफ वो कम होती है, जबकि कैक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन के बाद जो है वो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है. और इसके अलावा हम इन स्ट्रक्चर्स को, पांचों स्ट्रक्चर्स को, किसी एक को भी आइसोलेट नहीं कर सकते कि हम कहें कि हम किसी एक को आइसोलेट करके उसकी स्टडी करना चाहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. जबकि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का जो कि नीचे ड्रा किया गया है उसकी हम स्टडी पॉसिबल है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं, तो वो एक हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर है, तो इसकी स्टडी पॉसिबल है. उसके बाद अगर हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखें रेजोनेंस के मुतालिक, सो रेजोनेंस जो थ्योरी होती है वो डिस्क्राइब करती है स्पीशीज़, कौन कौन सी स्पीशीज़ को वो डिस्क्राइब करती है. उसमें मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं, आयंस और रेडिकल्स के, इनको वो डिस्क्राइब करती है जो रेजोनेंस की थ्योरी है, विद डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्जेस इन पाई बॉन्ड्स, के पाई बॉन्ड के अंदर जो उनके डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं होते, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको बारे में जो है वो थ्योरी जो है रेजोनेंस थ्योरी वो बताती है. एंड द एनर्जी ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल resonance hybrid is always less than the calculated energy of any hypothetical contributing structure. ये कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है कंट्रीब्यूशन के बाद, उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी, जो हम उसके किससे कम होगी? कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हाइब्रिड बनाने के लिए, उनसे हमेशा उनकी जो एनर्जी है वो कम होगी, क्योंकि वो हाइपोथेटिकली कैलकुलेटेड, मतलब फिक्स्ड नहीं कह सकते, वो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है कि कैलकुलेट की है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो उससे वो हमेशा जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो हमेशा कम ही होगी. उसके बाद जो है वो डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तो उनकी जो एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसको हम रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. जो हाइब्रिड रेजोनेंस और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो उनकी एनर्जी में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन एनर्जी. नेक्स्ट इज द रूल्स ऑफ रेजोनेंस, के रेजोनेंस को किस तरीके से लिख सकते हैं. रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जो पहला रूल है वो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर्स फॉर द मॉलिक्यूल.
कि रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं होते। इसकी एग्जांपल में बेंजीन बेस्ट एग्जांपल है कि उसके हमने देखे 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमने यही बात की कि हम उसको एक को भी आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन के बाद एक रेजोनेंट हाइब्रिड बनता है जिसकी स्टडी पॉसिबल है। तो वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होते, वो सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ऑल द रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स मस्ट बी बोनाफाइड लिविंग स्ट्रक्चर्स, कि जितने भी रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको लिविंग स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। कि अगर वो फॉलो करेंगे तो हम बोलेंगे कि वो रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स, अगर वो फॉलो नहीं करते तो वो रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। जैसे कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब है वो लिविंग स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन 2 बनाता है, अगर ऑक्सीजन 3 बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, और अगर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर एक एग्जाम्पल हम देखें तो उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है, जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड ही बना रहा है, लेकिन जो नीचे वाला ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज है और सिंगल ही बना रहा है वो बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से बी जो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें भी सेम है कि, और कार्बन के अगर देखें तो कार्बन पूरे 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये लिविंग स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, इस वजह से ये जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। थर्ड पॉइंट इज इन राइटिंग रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स वी आर ओनली अलाउड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स, कि जब भी हम रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स लिखेंगे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को हम नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है कि वो भी इलेक्ट्रॉन ही है। पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते, पॉजिटिव चार्ज होती है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नेगेटिव जो चार्ज है वो जो है उसको इलेक्ट्रॉन्स ही बोलेंगे। और जैसे डबल बॉन्ड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जो पाई बॉन्ड होता है वो भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। इसी तरीके से ट्रिपल के अंदर जो पाई होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी जो है वो नेगेटिव चार्ज है, या पाई बॉन्ड है वो भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर जस्ट शिफ्ट हो रहा है बॉन्ड, फर्स्ट के अंदर से शिफ्ट हुआ और सेकंड में उसको बताया गया कि वो शिफ्ट होकर उसके ऊपर बॉन्ड आ गया और उसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ने मूव किया है, किसी एटम को या किसी भी मॉलिक्यूल को मूव नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है बॉन्ड था वो पेयर की सूरत में होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो मूव किया है। तो ये रूल ये है कि इसमें हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। उसके बाद जो 4 है दैट इज कि ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि जितनी भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को भी हम कैनोनिकल फॉर्म्स ही बोलते हैं कि वो उनके अंदर जो है वो सेम होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे कि यहाँ पर 1,3 बीटा डाइन की एग्जांपल है कि उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, पेयर की सूरत में होती है। कोई सिंगल रेडिकल की फॉर्म में हम ये नहीं कह सकते कि एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की तरफ मूव कर दें, दूसरा दूसरे की तरफ मूव कर दें, उस शिफ्ट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेडिकल की फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर की सूरत में ही जाएगा। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम ही होंगे। उसके बाद जो 5th पॉइंट है कि ऑल एटम्स इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन अ प्लेन, कि वो एक ही प्लेन में होंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है साइक्लोऑक्टेन की, कि इनके ये एक दूसरे के रेजोनेट जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कि अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड लगाया गया, तो इनकी जो प्लेन है वो एक ही है, और इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो उनकी ऑर्बिटल्स जो हैं पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैपिंग होती है, उनकी एक ही प्लेन में जो है वो पॉसिबल होती है। तो इस वजह से ये एक ही प्लेन में है। sp3 जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है कार्बन के एटम्स के दरमियान, तो ये एक ही प्लेन में है। तो ये भी रूल है। उसके बाद 6 रूल जो है कि एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है यानी कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो हमेशा स्टेबल होगा देन एनी ऑफ इट्स कैनोनिकल फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर बेंजीन की एग्जांपल ही है कि जैसे कैक्यूल स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से बना बेंजीन, तो बेंजीन जो होगा हाइब्रिड जो होगा रेजोनेंस वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू। इसकी वजह क्या है कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो लोकलाइज्ड होगा 2 एटम्स के दरमियान,
जबकि हाइब्रिड के अंदर जो है वो लोकलाइज नहीं होगा, वो डी लोकलाइज्ड होगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी लोकलाइज्ड होंगे बिटवीन 2 और 3 एटम्स। तो इस वजह से उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो इस वजह से जो एक्चुअल हाइब्रिड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद जो 7 पॉइंट है कि ऑल रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द एक्चुअल मॉलिक्यूल, कि हर एक मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल एक्चुअल मॉलिक्यूल बनाने की तरफ जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हर एक इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कि बेंजीन की एग्जांपल में हमने देखा कि जो 2 कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स थे वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जबकि डिवस के जो स्ट्रक्चर्स थे वो कम कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ये पॉसिबल कि हम किसी भी की कंट्रीब्यूशन को नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कौन कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस वजह से ये यहाँ पर जो है वो रूल्स जो है, ये नीचे जो रूल्स दिए गए हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो रूल्स डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कंट्रीब्यूशन को कुछ हद तक आसान करने के लिए कि कंट्रीब्यूशन किसकी ज़्यादा है किसकी कम। तो ये रूल्स हैं, जिसमें पहला रूल है स्ट्रक्चर्स विद मोर कोवलेंट बॉन्ड्स आर जनरली मोर स्टेबल देन विद फीवर, कि जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा बनस्बत उसकी कि जिसके अंदर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड कम है। जैसे कि फर्स्ट के अंदर हम देखें तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो 5 कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 2 एंड 3, क्योंकि 2 के अंदर और 3 के अंदर भी जो है वो 4 जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस वजह से जो फर्स्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो है 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 2 एंड 3 जिनके अंदर 4 बॉन्ड बन रहे हैं। उसके बाद जो बी पॉइंट है, सेकंड जो रूल है इसका, कि स्ट्रक्चर्स विदाउट अ चार्ज आर मोर स्टेबल देन दोज विद चार्ज सेपरेशन, कि जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि चार्ज सेपरेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है और एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज़ कर देती है स्टेबिलिटी को। तो जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दूस जिसके ऊपर चार्ज है। जैसे कि यहाँ पर विनाइल क्लोराइड की एग्जांपल दी गई है कि विनाइल क्लोराइड जो फर्स्ट है उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो ज़्यादा स्टेबल है, जबकि सेकंड जो है जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर थे, क्लोरीन में 3 लोन पेयर थे, वो जो एक लोन पेयर था वो शिफ्ट किया, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये चार्ज सेपरेशन आ गई बेसिकली, तो चार्ज सेपरेशन आ गई जिस वजह से ये इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर गई, और जो फर्स्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद जो है सी पॉइंट है इसका कि ग्रेटर द चार्ज सेपरेशन द लेस द स्टेबिलिटी, कि अगर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में ही हम देख सकते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है विनाइल क्लोराइड का, उसके अंदर चार्ज सेपरेशन आ गई है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो चार्ज में जो है वो सेपरेट हो गए हैं, तो वो जो है इस वजह से स्टेबिलिटी उसकी कम है। ये हमने अभी बोला कि वो कम स्टेबल है, तो क्योंकि उसके अंदर जो है वो चार्ज सेपरेशन आ गई। जैसे कि नीचे 1,3 ब्यूटाडाइन की है कि 2 स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज सेपरेशन है, तो वो कम स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 1 ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं है, उसके अंदर चार्ज सेपरेशन 2 के अंदर ज़्यादा आ गई है, तो इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो गई है। उसके बाद जो है डी पॉइंट है कि स्ट्रक्चर्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर जनरली स्टेबल, कि जैसे कि यहाँ पे फैन ऑक्साइड की एग्जांपल है कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एटम के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो स्टेबल ज़्यादा होगा। जैसे कि फर्स्ट के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द जो बाकी के 4 स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5 है, जबकि बाकी स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है बल्कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू 1, क्योंकि 1 जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है, तो वो उससे कम है ऑक्सीजन से, तो इस वजह से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, वो ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद जो ई पॉइंट है कि एसीटेट आयन इज़ मोर स्टेबल देन एसिटिक एसिड। सो एसीटेट जो आयन है उसकी अगर रेजोनेंट स्ट्रक्चर देखें जो नीचे रहा है कि
वो दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम ही है कि वो उसका अगर रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स भी देखें तो वो सेम ही है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, उनकी एनर्जी सेम है, वो दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने की तरफ। अगर हम देखें एसिटिक एसिड को, उसमें तो चार्ज सेपरेशन आ गई रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो उस वजह से वो दोनों सेम नहीं रहेंगे, उनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंस आ गया, उनमें कंट्रीब्यूशन जो है उनकी कम होगी एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरफ एज़ कंपेयर टू एसीटेटाइन, जो कि ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसकी एनर्जी सेम है, तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जबकि जो एसिटिक एसिड है वो कम कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि उसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर चार्ज सेपरेशन आ गई है। सो दिस इज़ द टॉपिक and Allah Hafiz. Thank you.